नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी मर्चेंडाइज़ स्टोर को क्लिक करके देख लें। जी, अभिषेक जी, कल तो साहब आपके बिहार में मोदी जी घूम रहे थे सुना? और ना केवल घूम रहे थे, तो कह रहे थे कि हमने तो ट्रम्प को उखाड़ फेंका है, बाकी लोग और क्या चीज़ पर लगते हैं। कहीं फिर से तो नहीं वो 400 के मूड में आ गए हैं? सर, सबसे पहले आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है सर कि बिहार चुनाव पूरी तरह से 2-3 फैक्टर पर डिपेंड होता है और इस बार है कि कितनी रैली, सभाएँ मोदी जी करेंगे और योगी जी करेंगे। उन्हीं के भरोसे बिहार चुनाव चल रहा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इतना आसान नहीं है जितना पेपर पर लग रहा है ये चुनाव। जनसुराज की एंट्री एक अलग डायरेक्शन में हालाँकि मैंने पहले भी कहा कि मैं उस तरह के फ्लैग जो कि पीले कलर के साथ ब्लैक कलर के साथ मैच होता है, चाहे वो पंजाब में वाला फ्लैग हो या फिर किसान आंदोलन वाला हो, आम आदमी पार्टी वाला हो या फिर कनाडा में भी पीला और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लेकर के घूमते हैं, उन लोगों पे विश्वास करता नहीं हूँ। लेकिन बिहार की जनता में एक इश्यू ये है कि कोई माने या ना माने, जेडीयू के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो रही है। और हुँ। स्पेशली उस सेगमेंट में है जिसमें बीजेपी के कुछ लोगों को लगता है कि भाई अब बीजेपी सोलो नहीं जा रही है, कब नहीं जा रही, जो कि वास्तविकता से इतर है। बीजेपी सोलो अगर जाएगी बिहार हार बगैर नीतीश कुमार के जीतना संभव नहीं है। और आपने देखा कि किस प्रकार से लोकसभा में पवन सिंह का इम्पैक्ट रहा। 6 लोकसभा चुनाव हम हार गए और 6 सीटों पे हम हारे। और इसके अलावे मनीष कश्यप भी जाने वाले हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्णिया के सुधाकर सिंह भी जनसुराज ज्वाइन करेंगे। पॉइंट ये है कि जनसुराज ज्वाइन कौन कर रहा है? वो असंतुष्ट नेता जिनको भाजपा से, राजद से कहीं टिकट मिलने की संभावना नहीं है, तो एक वो विकल्प बन के सामने आता है। और असंतुष्ट नेता इस वक्त बीजेपी में बहुत है। उसका उसका कारण निसंदेह जेपी नड्डा और केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व है, लेकिन असंतोष है। असंतोष की कमी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वोट कितना कौन काटेगा ये तो अभी धरातल पर मैं आगे जब जाऊंगा तो पता करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो पहला प्राइमा फेस सामने आ रहा है, बीजेपी एनडीए को डेंट तो होगा। पवन सिंह या मनीष कश्यप जैसे लोग अगर एंट्री मारते तो, क्योंकि उनका अपना एक वजूद तो है। अब बात यह है कि क्या इतना डेंट होगा कि वो एनडीए को हरा सके। देखिए, इन सब का जो है एक तरफ और अकेले मोदी जी एक तरफ। नरेंद्र मोदी जी के कहने भर से, नरेंद्र मोदी जी के आने भर से और नरेंद्र मोदी जी के वादों पर इस देश का, बिहार की जनता का विश्वास है। और वो विश्वास बार-बार साबित हुआ। जिस प्रकार से बिहार में मैं तो आपको इसमें जो अगला जो है वो जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उसमें जो कुछ हुआ है, उसका भी असर पड़ेगा क्या? जैसे वो ट्रम्प वाला मामला हुआ है जो है, उन्होंने ट्रम्प को आईना दिखा दिया पूरी दुनिया में और जाके कह दिया कि हम तो महाप्रभु के कारण वापस आ गए। तो हुँ, ये सब चीज़ें बिहार की जनता पे भी काम करती हैं क्या? 100% सर, बिहार की जनता वो राजनीतिक रूप से बहुत बुद्धिजीवी है। ये मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी, नरेंद्र, सरेंडर, जयराम रमेश, ये लोग अगले 4-5 महीने इस प्रकार की बातें बोले, क्योंकि ग्राउंड पे ऑपरेशन सिंदूर का इतना अच्छा फीडबैक है, जो कहते हैं कि हाँ भाई, हमें मर्द पीएम मिला है, असली मर्दानगी उसके अंदर है। और सोशल मीडिया के इस दौर में ये कोई ना सोचे कि जयपुर डायलॉग्स का प्रभाव नहीं है। अगर जयपुर डायलॉग्स के मंच से ये बात हो रही है कि माननीय राहुल गांधी जी जब हमारे बलिदानी हुतात्मा हेमराज का सर काट के 2013 में पाकिस्तानी लेके गए थे, तो आप तो क्रिकेट मैच ही खेल रहे थे। दिल्ली में मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का। वो सब तो चल ही रहा था। तो आपकी विदेश नीति तो हमने देखी। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की कुछ लोगों के साथ मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया कि भाई, नरेंद्र मोदी के सबसे स्ट्रांग इमेज जो बनी है कि भारत का अगले पिछले 10 सालों में भारत के इमेज को, ब्रांड को जो नरेंद्र मोदी ने बिल्ड किया है विदेश नीति के मामले में,
उनके विदेश नीति पर हिट करना है। और आश्चर्य की बात है, उस मीटिंग के मात्र 4 दिन के अंदर ध्रुव राठी का कल एक वीडियो आ गया कि भाई जरा ये पूरा जयशंकर तो बेकार है। लेकिन अब क्या है, प्रोपोगेंडा कितने मिनट चल सकता है? अगले ही समय कुछ घंटे बाद ईरान ने सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। तो हाँ, मानता हूं भाई, मोदी का ये तो भाई फेल हो गया है एजेंडा। मोदी जो है डिप्लोमेटिक मामले में पूरी तरह से धराशायी हो गई। चौथे नंबर पे आदमी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ले गया, ये तो बताता है। आप 11वें नंबर पे होते, देखिए उसे लगता है कि नंबर 4 पे जाना कम होता है, नंबर 11 पे रहता तो इंटेलेक्ट अपना अपना है। ध्रुव राठी को लगता है कि 11वें नंबर पे रहता तो भारत का जीडीपी ज्यादा अच्छा ध्रुव रहता। राठी ध्रुव राठी खाली स्क्रिप्ट रीडर ही तो है। आप क्यों ध्रुव राठी की बात करते हो? उसका जो इकोसिस्टम है उसकी बात करो। मैं उसी इकोसिस्टम पे आ रहा हूँ, उसी अब वो तो, इकोसिस्टम पे आ रहा हूँ। अब आपको ध्यान है कब वो कुछ थोड़ा बहुत बोल गया था भारत के फेवर में, तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ गया था। अब ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। देखिए अब यही बात है ना, फिर आप बोलेगा कि आप अभिषेक कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब जयपुर डायलॉग्स को पाकिस्तान में बैन किया तो जयपुर डायलॉग्स ने अपना स्टैंड और अग्रेसिव किया। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र के साथ खड़ा है। वो कैसे बैलेंस हो गया? पाकिस्तान के फेवर में अगले ही वीडियो से बोलने लगा, क्योंकि उसका पूरा व्यूअरशिप वहां से है। तो ये समझने वाली बात है। अब रही बात कि इस तरह की मीटिंग की क्यों जा रही है, ताकि ये जो नरेंद्र सरेंडर वाला पूरा एक एजेंडा है, उस पे राष्ट्रवादी डिफेंसिव लाइन पर है। हमको उस लाइन पे जाना ही नहीं है। हमको तो बिहार में ये बात करनी है कि भाई तुम राष्ट्रद्रोही, तुम सनातन द्रोही, या तो तुम इधर हो या उधर। सीधा पूछना है भैया, आप राष्ट्रद्रोही। अगली बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाऊंगा तो पहला प्रश्न यहीं से पूछूंगा, सर आप सनातन द्रोही हैं या राष्ट्रद्रोही हैं, या आप सनातन प्रेमी हैं? उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी। एकदम क्लियर लाइन लेके चलना है, अपने पता चल जाएगा कितने लोग। आप तो जो लोग आपको रिश्तेदारी में बुला रहे हैं उनको भी आपने मना कर दिया, ये तो गलत हाँ बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मित्रता कैसी? लाइन क्लियर ड्रॉ है यहाँ पर। या तो आप सनातन के समर्थन में हैं या उनकी तरफ है जो सनातन को मिटाने वाले हैं। अब अगर सनातन के मिटाने वालों के साथ, इरेडिकेट सनातन धर्म वालों के साथ आप खड़े, तो मेरी और आपकी कैसी रिश्तेदारी? लाइन एकदम क्लियर ड्रॉ है। शत्रु बोध होना बहुत आवश्यक है, और बिहार की राजनीति इस बार शत्रु बोध पे टिकी हुई है। कुंभ का असर दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा योगी जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। योगी जी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि बीजेपी ने निसंदेह अब तक कोई ऐसा लीडर बिहार में प्रोड्यूस नहीं किया है जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो पाया हो। लेकिन विश्वास दिलाते हैं योगी जी। योगी जी उस शत्रुबोध को जगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो इंपैक्ट जगाता है, जहां आप हरियाणा जैसा हारा हुआ चुनाव भी अपनी तरफ जिता लेते हो। योगी जी उस प्रकार के आदमी हैं जिन्होंने 11 तारीख को अभी संत समाज के बीच जाकर के कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में अगला कोई कैराना नहीं बनने दूं। एक एक कॉन्फिडेंस जन्म लेता है जब महाराष्ट्र में जाकर के कहते हैं कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो सनातनी को मेरे जीते जी कुछ कर सके। इसलिए योगी जी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोदी जी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये चुनाव अगर जीतना है, राजद से, कांग्रेस से लड़ना है, तो आपको इन्हीं 2 योद्धाओं के भरोसे जाना होगा। तो जो ट्रंप वाला विषय जो आपने पूछा कि क्या उसका इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है। लोग ट्रंप की बात को नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और ट्रंप जानबूझ करके इस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रही है। अब जो आप सबसे पहले डीप स्टेट को आप ही ने अपने चैनल से एक्सपोज करना शुरू किया था, अब लोगों तक ये बात पहुंचती है कि आप चौथे नंबर पे हैं, तो तीसरा, दूसरा और पहले नंबर पे जो है आपसे चिढ़ेगा नहीं। अभी कल दिखाया था, एक ट्वीट था राजनाथ सिंह जी का, जो बता रहे हैं कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तकलीफ नहीं होगी? आप पहले डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते थे, अब आप बेच रहे हैं, आप मार्केट में आ रहे हैं, तो आप शत्रु का रह जाएंगे, मित्र रह जाएंगे? आप तो शत्रु की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो अच्छा, आप अपनी अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यूएस और चीन से इतर आप अपनी भी पोजिशनिंग कर रहे हैं। आप साइप्रस जाते हैं, नाटो के मित्र हैं टर्की वाले, और आप जाकर के साइप्रस में जाकर के उस हिस्से को दिखाते हैं जिस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ। आप अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं ना। ईयू में भी जाकर के ईयू के लिए आप बिजनेस के द्वार खोल रहे हैं ना। तो आप भी तो एक नया ऑर्डर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब आप नया ऑर्डर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा हमें कि भाई हम फिर इस चीज को एक्सपेक्ट क्यों करें कि हाँ यूएस हमारे साथ खड़ा हो। वो नहीं खड़ा होगा।
ये वो मूल बातें हैं संजय सर, जिसे बिहार की जनता, कहने को लोग कहते हैं कि 79% ही बिहार में एजुकेशन है, ये मतलब शिक्षित लोग हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत मैच्योर है लोग। वो देख रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा है, मोदी कितना आवश्यक है। और बिहार में जिस प्रकार से अभी देखिए, लोग पूछेंगे कि क्या कर लिया चिराग ने। 1 साल के अंदर कैंपा कोला की 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो बेगूसराय में लेके आया। ब्रिटेनिया की फैक्ट्री बिहटा में आ रही है। छोटा-छोटा ही सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है। अभी अगर ये गाड़ी रुकी, तब तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तब तो आप रिवर्स गियर पे चले जाएंगे। इसलिए मोदी का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए मोदी जी जैसे नेतृत्व को पाना भी बहुत बहुत डिफिकल्ट है कि वैसा नेतृत्व हमारे साथ है। साइप्रस जाना, फिर G7 अटेंड करना, बिहार में और उड़ीसा में अगले दिन आकर के सभाएं करना, ये कोई मामूली आदमी थोड़ी ना कर सकता है। यहाँ तो ऐसे भी नेता है जिनकी माता हॉस्पिटल में है, बुरा मत मानिएगा कोई। ऐसे भी नेता हैं जिनका पिछले 10 दिन से देश में क्या कर रहे हैं पता नहीं था। माताजी हॉस्पिटल में है और बेटा देश से बाहर है 10 दिन के लिए। कितना जरूरी कार्य हो सकता है जो माता के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो? कितना आवश्यक कार्य हो सकता है? ये तो देश की जनता समझेगी, ये देश की जनता प्रश्न पूछेगी। जी। एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो है वो सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई। और खास तौर से ये जो ट्रंप बाबू को जो जवाब दिया है ना भारत ने, मोदी जी ने, उससे और भी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, और भी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। और अब मोदी जी इस स्थिति में हैं कि वो जितने भी उनके विरोधी इस समय बैठे हुए हैं, चाहे वो दुनिया में हो, आपके आसिम मुनीर जैसे, बाकी खैर उनके पॉलिटिशियंस तो मच्छर हैं, और चाहे भारत में हो, वो सबको फिक्स कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय कर भी देना चाहिए 2-4 को। नहीं, एक्चुअली पोजीशनिंग तो भारत ने ही चेंज की है। अब आप देखिए कि आप रशिया और चीन को या फिर अमेरिका को ही सब चीज़ें ठीक नहीं लेंगी। आप देखिए कि किस प्रकार से साइप्रस जाते हैं, नाटो कंट्री का मेंबर है तुर्की, और उस पोजीशन पे जाकर के बोलते हैं यही वो हिस्सा है ना जिसने जो तुम्हारा लूट के रखा है, इसको भी सबक सिखा दिया जाएगा समय के साथ, हैं? फिर उसके बाद हाँ, आप यूरोपियन यूनियन के लिए व्यापारिक दरवाजे खोलते हैं। ट्रम्प भले कहे ट्रेड, भारत इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया का हर देश यहाँ निवेश करना चाहता है। और तो आपने पोजीशनिंग शिफ्ट की है, और निसंदेह यूएस को मिर्ची तो लगी रही है, क्योंकि आप डिफेंस इक्विपमेंट भी अब बेचना शुरू कर रहे हैं। पहले तो मजबूरी में खरीदना पड़ता था बहुत सारी चीजें। मुझे याद है 2012 में राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी सरकार थी, ए के एंटोनी सदन में कह रहे हैं हमारे पास राफेल खरीदने का पैसा नहीं है भाई, हमारे पास है ही नहीं, हम कंगाल हैं। तो ध्रुव राठी को तो बुरा लगेगा ना कि कहाँ राफेल खरीदने का पैसा नहीं था। आप राफेल का दूसरा डील करने जा रहे हैं। आप एएमसीए प्रोजेक्ट के तहत जो है अगले 10 साल में अपना इंडिजिनस फाइटर प्लेन बना रहे हैं, फाइटर जेट बना रहे हैं, तो बुरा तो लगता है। मैं वहां नहीं जाना चाहता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिहार के लोग समझते हैं। कल एक बिहार के व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी ग्राउंड पर पल्स जानने के लिए। उसने बड़ी मार्क करने वाली बात बोली। उसने बोला, हुँ। पत्रकार महोदय मुझे आप ये बताइए, किसी की माता बीमार हो और बच्चा 10 दिन से बाहर हो, कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा उसके लिए। अपनी माता की मृत्यु, लिटरली बहुत बीमार हैं अगर सोनिया गांधी जी, तो वहां कुछ भी हो सकता है। उससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा होगा जो पिछले 5-10 दिन से वो विदेश में बाहर है। और हर बार जब भी भारत को आवश्यकता होती है विदेश में रहता है। 26/11 के बाद विदेश में था। तो ये चीजें बिहार की जनता ये ना कोई समझे कि ये कोई आईटी सेल या उसको बेवकूफ बना देगा। कांग्रेस आईटी सेल या राजद आईटी सेल या इवन भाजपा आईटी सेल भी जो अगर कुछ गलत लिखती है तो भी इन्हें समझ में है कि राजनीति कहाँ शिफ्ट हो रही है। आप ये जो जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं प्राइवेट आरक्षण देंगे, लोग पूछ रहे हैं प्राइवेट आरक्षण कर लाने के लिए पहले यहाँ प्राइवेट होना चाहिए कुछ। सब तो लालू राज में खा गए। बिहार में इतनी आप तो जानते होंगे सर, दर्शकों के लिए बता रहा हूं, इतनी टॉप क्लास की चीनी मिल थी, इतना क्रिस्टल क्लियर चीनी बनता था कि यूएस डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता था, बीच में कहीं कुछ नहीं।
कहाँ गई वो ये चीनी कहाँ मिलें? ये कहाँ था? मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर वाला काटी से आ गया, वो कहाँ गए? तो आज देखिए गन्ना की जो एकदम जिसको कहते हैं ना कैश की फसल होती थी, अब बिहार ने वो गन्ना उगाना कम कर दिया सर। बिहार में धान की अलग-अलग है और बहुत बढ़िया उगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो वो है जिसने बिहार के मखाना उद्योग को वापस यूएस तक पहुंचा दिया जीआई टैग दे करके। कोई मामूली आदमी थोड़ी है नरेंद्र मोदी। मखाना तो पहले भी उगता था बिहार में, 70 सालों से उग रहा था। किसी ने समझा इस महत्व को? कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपैक्ट डालता है ये सारी चीजें। और नीतीश कुमार का वोटर नहीं टूटा है, ये बात गलतफहमी में लोग जो जी रहे हैं उनको मैं बता दूं। अभी चिराग पासवान 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैंपा कोला का बेगूसराय में लेके आया है। उसका पहला टर्म है मंत्रालय का, अभी साल भर भी नहीं हुआ है। मतलब दूसरा आप क्या हाँ, वो टैक्स नहीं देना पड़ता है क्या? रंगदारी टैक्स? नहीं, समय बदल गया है ना, समय बदल गया। अब साबुद्दीन है कहाँ? वो तो अमित शाह जी बताएंगे कहाँ कैसे क्या क्या हुआ। हम लोग तो इतना ही जानते हैं साबुद्दीन नहीं है। साधु यादव, सुभाष यादव, आरजेडी का वो दौर, आरजेडी ने हालांकि अभी भी रिसेंटली जो उनके कई विधायक हैं अभी फिर वापस जेल यात्रा में पहुंचे। रीतलाल यादव टिकट दिया था, तो आरजेडी के जेनेटिक्स में वो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। और अभी भी उस प्रकार के लोगों को ये बैक करते हैं, लेकिन सत्ता में होना और नहीं होना है, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो बंद हो गया है ना। और नीतीश कुमार के साथ ये जरूर है, थोड़ा बहुत उनके मानसिक स्थिति को लेके बात किया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का ओवरऑल काम देखा जाए तो क्या बुरा है। जिस स्टेट में सर, मैं अपनी बात बताता हूं, दूसरों की बात क्यों करें। आरा भोजपुर से मुझे अपने गांव जाने के लिए, जो कि मात्र 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3.5 घंटे लगते थे, क्योंकि सड़क ही नहीं थी, वो गड्ढों अरे में चल रही थी। मेरा तो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट इसका। सुना मैं दीजिए, तो दर्शकों को अच्छा मैं लगेगा। मैं तो छपरा में मैंने तो कार्य किया है एज इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो हमें जाना था, कोई तहसील हेडक्वार्टर था, नाम नहीं याद आ रहा है अभी। महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्रभुनाथ थे, सिंह वाला, ओह, प्रभुनाथ सिंह वाला, तो वही तो क्षेत्र था हमारा। तो जिस जगह जाना था वो 23 किलोमीटर थी, 23 किलोमीटर। तो 23 किलोमीटर में हमें 3.5 घंटे लग गए। ट्रेन अब से वो क्यों नहीं फिर गए आप? नहीं, वो वहाँ ट्रेन नहीं थी। 23 किलोमीटर में जब 3.5 घंटे लग गए, तो अगली बार जब प्रभुनाथ सिंह जी के गांव जाना था, वहाँ ट्रेन थी। तो वो ट्रेन के लिए हमने कहा कि भाई हम ट्रेन से जाएंगे। तो हंगामा मच गया साहब पूरे आपके जिला प्रशासन में। और वो कलेक्टर साहब और साहब एसपी साहब, वो सब कहें कि नहीं नहीं साहब, ट्रेन से तो उचित नहीं रहेगा ना। क्योंकि ट्रेन से काहे उचित नहीं रहेगा भाई? तो ट्रेन तो ठीक है, हम ट्रेन से जाएंगे, हमें ट्रेन से जाना है, जाने दीजिए हमको ट्रेन से। नहीं नहीं, वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास नहीं है। मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो थर्ड क्लास में चले जाएंगे। तो भाई बड़ा वो बहुत इतना मतलब वो किए कि साहब हम कि यार ये चक्कर क्या है, परेशान हो गए। अब हमको जाना कहाँ था? मशरख। ये ध्यान आ गया, ये अच्छा, मैप खोल लिया हूँ मैं। मशरख, मशरख तक ट्रेन चलती है। तो फिर बड़ा कर करा के फिर अब दो दो ऑब्जर्वर साहब थे, तो मानना ही पड़ा। मैं था, हमारे वो आपके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर साहब थे, आगरा के कमिश्नर साहब। तो भाई जाने दिया गया, और पूरा एक हिस्सा जो है वो ट्रेन का, उस पर पूरा कब्जा कर लिया गया। और वहाँ पे बड़े सारे साहब पुलिस एस्कॉर्ट हमारा, ये वो सब। बस हमसे इतना कंसेशन लिया गया कि साहब लौटते में गाड़ी से आएंगे। चलो हम एक तरफ से तो धक्के बचेंगे। हम अब गए, उसका कारण वापस मैं भी आ बता गए। देता हूँ, उसका नहीं कारण नहीं, बता मैं देता बता हूँ। रहा हूँ ना, तो हमें पता किया ना उसका।
आप भी आगे ऐड कीजिएगा। तो फिर मैं पता किया बाद में, तो कॉन्फिडेंस मिल गया हमारे उसको, जो मेरा पीएसओ था, उसको कॉन्फिडेंस मिल गया। तो कॉन्फिडेंस मिलने के पूछा तो उसने असली बात बताई कि साहब ऐसा है, सब लोग घबरा गए, इस पे तो लूट होता है, यहाँ पे तो लूट होता है, तो इसलिए एसपी साहब तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। फिर कैसे बाद में कैसे मान कैसे गए? नहीं साहब, वो डाकू-वाकू जो थे ना, उनको बुला के बात कर लिया गया था। एक्चुअली डाकू क्या थे पॉलिटिकली, वो लोग जो बूथ-वूथ लूटते थे। एक नेता कहते थे ना बिहार में कि अरे बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा जिन। वोट नहीं करने दिया जाता। बिहार में एक चुनाव आयुक्त आए केजे राव 2004 में। उन्होंने खुले में कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव जीतते होंगे तो जीत जाएँगे। लेकिन अगर यहाँ बूथ कैप्चरिंग और ये सब करके अगर चुनाव जीतते होंगे तो इस बार हाँ, याद आ मेरे गया। हाँ, हाँ, पहले दिन हम जहाँ गए थे 23 किलोमीटर, 3.5 घंटे में, उसका नाम था बनियापुर। हुँ। वही बात है। तो केजे राव ने कहा कि अगर आप ईमानदारी से चुनाव जीत पाते होंगे तो जीत जाएँगे। और नहीं जीते लालू प्रसाद यादव। 2005 वाला जो चुनाव था, वो नहीं जीते। ये उस आदमी की ऑनेस्टी थी सर। और उसने मेक श्योर किया कि बूथ ना लूटे। एकदम कहा था कि शूट एट साइट, जैसे हेमंता दक्का आजकल कहने लगे हैं। तो लॉ, कानून जितना है उतना काफ़ी आप पूरा कर सकें तो। और आज जब राजद कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो मैं उनको याद दिलाऊं, एक बहुत काबिल आईआईटीएन इंजीनियर हुआ करते थे सत्येंद्र दुबे। उनको गया में वो उस वक्त प्रोजेक्ट देख रहे थे, ये जो फोर लेन अटल जी की एनएचएआई वाला, एनएचआई एनएचएआई वाला। वाला, ध्यान है। गया में ट्रेन में उनकी हत्या करा दी गई और कहा गया ये तो मोबाइल स्नैचिंग के लिए मार दिया गया। वो दौर हमने देखा है। और लोग हम कह यही रहे हैं पूछ कि रहे हैं ना कि कुछ आप कह रहे हो कि साहब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ले आए बेगूसराय में, कैसे ले आए? वही, यही तो लोग बदलाव। इतना देखिए, निरापद थोड़े ही हो गए हैं कि साहब कि नहीं, अब बिल्कुल कुछ नहीं होता। नहीं 100% तो कहीं भी क्राइम खत्म नहीं हो सकता क्योंकि वो इंडिविजुअल क्राइम है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उस पर तो कंट्रोल है ना। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपके दर्शकों को और अच्छे से समझ जाए। ये तो आप मानते हैं, ऑब्जर्वर कई बार रहे हैं बिहार में, कि शाम के 5 बजे के बाद बिहार की बच्चियां बाहर नहीं निकलती थी घरों से। ये तो आपने स्वयं देखा होगा 90 उस दौर में। में नहीं निकलती थी, जब 2010 में हम हम गए निकलने लगी। हाँ, ठीक। 99 में नहीं निकलती थी, 2010 में। वो बदलाव तब तक आ गया था, साइकिल-वाइकिल देना शुरू कर दिया था, कोचिंग आने-जाने के लिए व्यवस्थाएँ होने लगी थी, पैसा। वही चमत्कार है, क्योंकि कोई चमत्कार रातों-रात नहीं होता। इस प्रकार के सामाजिक बदलाव दिखते हैं 10-15 वर्षों बाद। वो बच्चियाँ अब बिहार में पुलिस बन करके रात के 12 बजे पटना में गश्त करती हैं। ये चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार दूसरे स्टेट वाले को समझ में नहीं आएगा कि बोला ये इतना कौन-सा बड़ा बात हो गया, हमारे तरफ भी तो महिला पुलिस होती है। सर ये आपके लिए चमत्कार नहीं होगा, बट बीइंग अ बिहारी, मेरे लिए जिसने 99, 96, 97 अटल जी आए हुए थे 2004 में बिहार में। उस वक्त एकदम अपहरण उद्योग चरम पे था, डीपीएस का लड़का था किसले। उसे किडनैप किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का वो आइकॉनिक लाइन राजद के पतन का कारण कर गया, जब उन्होंने अपनी आंख मटकाते हुए कहा, ये कैसा शासन है, कैसी व्यवस्था है, कहाँ है मेरा किसले? मैं सत्ता से प्रश्न पूछना चाहता हूं, कहाँ है मेरा किसले? मुझे सत्ता से गिरा दो, हटा दो, लेकिन मेरा किसले मुझे वापस कर दो। हार गए चुनाव, क्योंकि ये था वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक डॉक्टर साहब एक अणे मार्ग से निकले, पीएमसीएच के डॉक्टर थे, किडनैप हो गए। आप बताइए ऐसी घटनाएं आपको कहां सुनने को मिलती हैं? तो जो एक सिस्टमैटिक बदलाव होता है वो बदलाव हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2 जनरेशन में ऐसा नहीं है कि लोग उनके पाप को भूल गए। वो कैरी ऑन करेगा, वो बैगेज के साथ ही चुनाव में जाएंगे, चाहे कितनी भी जातियों में फूट डालने का प्रयास करें, कितना भी प्रयास करें कि मंडल 2 की तरह हिंदुओं को अब आपस में जाति के नाम पर लड़ा के वो हम अब स्वप्न पालें। जाति के नाम पे तो अब लगे हुए हैं ना हमारे राहुल गांधी जी। वो कह रहे हाँ, हैं कि साहब संविधान संशोधन कर दो। अब संविधान संशोधन तो हुआ भी था, संविधान संशोधन उड़ भी गया, और अब आपके यहाँ को तो मेरे ख्याल से बिहार में तो रिजर्वेशन का इशू है नहीं, क्योंकि वो नहीं 65% वाला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया।
तो ये तो आपने बहुत पहले जिस दिन अप्लाई हुआ था जयपुर डायलॉग्स पे, मुझे याद है, और हम बिहार पे ही चर्चा कर रहे थे, आपने स्वयं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये नहीं बचेगा। वो हो गया। देखिए, अब बात ये है कि जाति के चैंपियन, एक फ़िल्म आई थी सर अंदाज़ अपना अपना, उस फ़िल्म में परेश रावल के साथ 2 कार्टून थे, एक का नाम था भल्ला और एक का रॉबर्ट। वो बात-बात पे कहते थे, शेर का शिकार करने के लिए चूहे का शिकार करने के लिए शेर के पंजे काफ़ी है। तो फ्रस्ट्रेट होके परेश रावल कहता है, यार तुम लोग बड़ी-बड़ी बातें करोगे या पपलू-टपलू को हटाओगे भी? तो सुप्रिया सिनेत, पवन खेड़ा, ये जो बाल वाले हैं, इंदिरा गांधी के जैसे हेयर स्टाइल रखते हैं, क्या नाम है उनका? वो इसी कारण पार्टी में है, जयराम रमेश। उनके अंदर उससे ज़्यादा इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। मैं मज़ाक में नहीं बोल रहा हूँ। अगर उनका हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी से नहीं मिलता, तो वो पार्टी में नहीं होते। उनका बस यही योगदान है। उन्होंने समझाया भी कुछ दिन पहले कि राहुल जी, चुनाव आप हारे नहीं हैं। हम बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में बेईमानी हो गया, हरियाणा में बेईमानी हो गया। आप चुनाव नहीं हारे, आपके साथ तो जनता खड़ी है। आप रिजर्वेशन वाले मुद्दे पे लगे रहिए। ये सिर्फ इसलिए इस प्रकार की बातें करते होंगे राहुल गांधी से कि उनकी कुर्सी बचे रहे, और कोई विशेष कारण नहीं है। अभी फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला सॉरी उमर अब्दुल्ला, उमर उनके अब्दुल्ला बेटे ने ने 2 दिन पहले कांग्रेस को धो दिया इसी मुद्दे पे, स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे थे। बोले अगर फर्जी हो रहा होता तो हमें पता भी नहीं चलता, और मेरे अपोनेंट्स को बीजेपी खुद न जीतती, लेकिन ऐसे लोगों को जिता देती जिसके कारण हम सत्ता में नहीं आते। ये तो झूठ बात है, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस के साथ बिल्कुल स्टैंड है। और आप देखिए, स्टैंड करना तो दूर, अब तो कांग्रेस मंत्रालय में भी नहीं है और कांग्रेसियों से मिलते-जुलते भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो एक अलग ही मतलब पूरे सदन में बदलाव हो रखा है। कहा तो जा रहा है सर आजकल देखा-देखी तक नहीं। गठबंधन में साथ में लड़े थे। चेक कर लें एक बार कांग्रेस कि उनके साथ उनके कितने लोग खड़े हैं। न शशि थरूर खड़े हैं। हिंदी पर इनकी आईटी सेल सुप्रिया श्रीनेत ने प्रचार प्रसार किया। उस हिंदी वाले इशू को यूएस में काउंटर कर दिया शशि थरूर ने। गजब बेइज्जती है भाई। लेकिन इतनी सारी बेइज्जतियों के बाद भी वो आदमी नहीं बदला, यही बात है। हाँ, 15 केजी वेट कम करा के आया। कौन सा माल फूका हमको नहीं पता, लेकिन ये चमत्कार है सर। 15 केजी 10 केजी वेट लॉस नजर आ रहा है। जब राहुल गांधी इस बार आए हैं, कार से उतरे हैं, तो दिख रहा है। तो हाँ, ठीक है, एक उसके लिए भी गीत है, राडो की घड़ी हाथों में परफ्यूम गुची वाला, बट पप्पू कांट डांस साला। तो मार्शल आर्ट कराना है, ओलंपिक में जाना है, दौड़ना है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, वो खेलिए। फुल टाइम पॉलिटिशियन आप है नहीं। आपने देखा नहीं, आप क्या बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है जो उनके जन्मदिन पर जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसमें निकला था कि भाई लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स यस। आर नॉट मेड। आप कर्म से आप नेतृत्व नहीं हासिल कर सकते। जन्म ही एकमात्र उसका पासपोर्ट है। खड़गे साहब जो हैं वो नहीं बन सकते, क्योंकि हाँ, वो डायनेस्टी में उनका जन्म नहीं हुआ है। जो जन्म जन्म लेगा इस नेहरू गांधी फर्जी खानदान में, ये फर्जी नेहरू गांधी खानदान में, वो ही बन सकता है। ये तो एडवर्टाइजमेंट है, उस एडवर्टाइजमेंट को संभाल के रख लीजिए, बहुत नहीं, काम नहीं, आएगा। संभालना क्या है, उनके अलायंस पार्टनर भी इसमें बिलीव करते हैं। राजद बिलीव नहीं करती, समाजवादी पार्टी बिलीव नहीं करती, या डीएमके बिलीव नहीं करती। ये सब उसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इम्पोर्टेंट ये है कि चमचों की आँखें अभी भी नहीं खुली है कि भई जब जीवन भर पोछा लगाना है, तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा है, ठीक है, हमको बोला गया है कि झाड़ू मारोगे, लेकिन झाड़ू तो साला सोने का मिला है। झाड़ू तो साला सोने का मिला है, ठीक है, मैं जीवन भर दरबारी रहूँगा। ठीक है, मैं मोदी जैसा पीएम नहीं बनूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन खाने को सोने का बिस्किट तो मिल रहा है। अब वो पिड्डी वाला बिस्किट है, क्या है पता नहीं, लेकिन मिल तो रहा है। इस प्रकार की चीज़ें उन्हें लगता है। देखिए कि अभी विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे थे कि भाई भारत ने पीएलए को सपोर्ट किया था पुराने समय में। अब मैं कन्फ्यूज़ हो गया, बोला ये अच्छा कदम था या बुरा कदम था, ये बताना चाह रहे। पीएलओ को सपोर्ट करके कौन-सा तुमने बहुत अच्छा काम किया था? भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम आजकल आतंकवादी के साथ खड़े नहीं हैं। तो ये स्टैंड ज़्यादा अच्छा है या वो स्टैंड? ऐसे अगर इनको लगता है कि मोदी के विदेश नीति का काउंटर कर सकते हैं, एस जयशंकर का काउंटर कर सकते हैं और मोदी को हरा सकते हैं, तो एक और तैयार है।
इन्होंने चलाया था कि चौकीदार चोर है, नहीं चला ना। बिहार में स्पेशली नहीं चला। 39 लोकसभा सीटें उसी के बाद बिहार में मिली थी। तो माई समीकरण, वाईफाई समीकरण ये आप बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लेकिन में तो आपके लोकसभा चुनाव में तो बिहार में जो बाकी सब जगह है, वो संविधान वाला कार्ड चल गया है, उत्तर प्रदेश में चल गया, राजस्थान में चल गया, लेकिन बिहार में नहीं चला। नहीं चला, क्योंकि बिहार में लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, मैच्योर है। वो नंबर मैं बता रहा हूं, 6 सीट वास्तव में ज्यादा होती। ये पाटलिपुत्रा सीट, सासाराम सीट, बक्सर सीट, काराकाट, ये बीजेपी स्वयं अपनी गलती के कारण हारी है। कैंडिडेट सिलेक्शन, वो जब उनका जो 400 सिंड्रोम था उसके चक्कर में हारे। यूपी 400 भी इसी सिंड्रोम। चक्कर में हारे। हाँ, 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 हाँ। नहीं, वो सर 400 सिंड्रोम से ज्यादा बड़ा सिंड्रोम है। उस सिंड्रोम ने ट्रंप को बर्बाद कर दिया। सर नोबेल प्राइज सिंड्रोम है, एक नया टर्म है। अब तो नोबेल प्राइज में तो ट्रंप को मिलेगी। अब तो मोदी जी का तो चांस गया। तो मोदी जी का चांस तो उसी टाइम चला गया था जब उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहना छोड़ दिया था। वो तो लोकसभा के रिजल्ट के बाद ही खत्म हो गया था वो तो चांस। मोदी जी को बहुत जल्दी, कम से कम जिसने भी करेक्ट कराया, जिसने भी रियलाइज कराया, जनता ने रियलाइज कराया, कोई और क्या कराने वाला होता है। मोदी जी को समझ में आ गया कि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो रहे थे और वो ठीक बात नहीं है। और संभवतः योगी जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब हरियाणा जीता तब बीजेपी की आंखें खुल गई कि ना, हमारा स्टैंड ही गलत था, हमने गलत किया। और महाराष्ट्र में खुल के खेली, और महाराष्ट्र में खुल के खेली तो रिजल्ट देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में, जो लोकसभा में परिवर्तित था एकदम। आज अगर लोकसभा में उस सीटों को पलटिए तो एनालिसिस कहां गलत साबित होता है। वो सिंड्रोम आप स्वयं बना लेते हैं, वो होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ ये हुआ है। 2010 की बात है, उनके कुछ चाटुकार आईएएस वगैरह उस वक्त तक लॉबी में हो गए थे, अब वो नहीं है आसपास। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था नीतीश जी को, नीतीश जी अब आप एनडीए के पीएम मटेरियल है, महाराज आपके जैसा कोई सुशासन बाबू आया, महाराज आपके जैसा कोई मुख्यमंत्री आया, और निसंदेह नहीं आया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2005 से 2010 तक जो नीतीश कुमार का कार्यकाल था, सुपर फ्लॉलेस। लेकिन वो जो सिंड्रोम आया कि हमसे अच्छा तो कोई नहीं है, ये भूल गए कि गुजरात में मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वहां से दरार पड़नी जो शुरू हुई, क्योंकि कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट किए जाने लगे। और नरेंद्र मोदी जी ने तो कंपटीशन में किसी को रहने ही नहीं दिया। जिसके सर पे महादेव, देखिए 2 आदमी हैं जिसपे मैं कहता हूं महादेव का हाथ है, एक योगी आदित्यनाथ जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। इनकी राजनीति को जो समाप्त करने का रहे प्रयास करेगा, अगर वो विद इन पार्टी के अंदर भी है, मैं पार्टी के लोगों को भी बोल देता हूं, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इनकी राजनीति समाप्त नहीं होगी। साक्षात योगी महादेव का जी तो आशीर्वाद। योगी जी और अमित शाह का जो पैचअप है उसके बारे में क्या कहना? आप तो जानते हैं, खैर दर्शकों से आप फिर भी दर्शकों के लिए कहलवाना चाहते हैं तो बात अलग है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की आवश्यकता कम से कम आने वाले 5-7 सालों तक है। और नरेंद्र मोदी जी लिटरली कह चुके हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है। तो वो गियर शिफ्ट भी दिखता है। मिशन पुशबैक देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जब 500-600 बांग्लादेशी रोज प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं। और ये तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये 500-600 पकड़ने से क्या होगा? अभी आ रहा हूँ, अमित शाह के पैचअप पे भी आ रहा हूँ। तो ये 500-600 के जो पकड़े जा रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि फॉरेनर इमिग्रेशन बिल लागू होने के बाद जो सबसे बड़ा इनके आगे इश्यू क्रिएट हो रहा है, जिन लोगों ने शेल्टर दिया है, जिन लोगों ने ट्रैवलिंग करा के हैदराबाद पहुँचाया, तमिलनाडु पहुँचाया। तमिलनाडु ने भी अभी अवैध शरणार्थियों को या अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, उसको लेकर के कमिटी बनाई अमित शाह जी के आदेश के बाद, वो सब बन रही है हर जगह। वहाँ तमिलनाडु में भी परसों पकड़े गए हैं। तो जो शेल्टर देने वाले हैं उनमें हड़कंप है कि भाई हमको भी 5 साल का सजा हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो जब पूरे देश में इनको कोई शेल्टर देने वाला नहीं रहेगा तो ट्रेन भर भर के ये जाएंगे। अब वो जहां जाए, एक ही जगह बसता है, वहां भी जाएंगे तो पकड़े जा रहे हैं। तो ये हो रहा है, इस बात को समझें लोग। अब अमित शाह का पैचअप वाला जो है, योगी जी को तो कभी कोई समस्या थी नहीं। किसी के मन में अगर कोई चीज योगी जी के प्रति गलत आ जाए तो उसमें कारण हो सकता है उसके आसपास के चाटुकार लोग, जिनको लगता है। योगी जी निस्संदेह
वो अमित शाह जी ने उससे पहले भी कह दिया था उस दिन सदन में, जब अखिलेश यादव पूछ रहे थे कि सीएम रहेंगे कि नहीं, तो कह रहे वो अगली बार भी आ रहे हैं। उन हम्म, लोगों को उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि कहाँ कहानी बदल चुकी है। इस पर हमने आपने एपिसोड भी किया था 2 महीने पहले। हम्म, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो सबसे अच्छी बात ये है कि वो बीजेपी के अंदर जो अंतर खाने की राजनीति होती थी, उसको लगभग समाप्त कर दिया। सबको बोलते हैं सुनना मेरा पड़ेगा भाई। योगी के ऊपर मेरा हाथ है। अमित शाह जी आप क्यों नाराज होते हैं? आपके भी सर पे तो मेरा हाथ है। क्योंकि जेपी सीएम नड्डा के ऊपर भी तो उन्हीं का हाथ है। बिल्कुल, बिल्कुल है। इसमें कोई और वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो गलतियां थी उसका आप भुगतान किए। वो जो संघ और आपके बीच दूरी आई, आप याद होगा कि हम लोग लोकसभा के दौरान फ़ोन कॉल पे डिस्कस करते थे कि सर इस बार संघ के लड़के घूमते हुए ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे, कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन तब भी एक ऐसा आँखों पे ये छाया हुआ था, क्योंकि कुछ सत्य हम भी देखना नहीं चाहते थे कि अरे! हो सकता है अंदर-अंदर घूम रहे हो। लेकिन संघ के अंदर नाराज़गी क्यों नहीं आई? वो स्वाभाविक होगी। जब आदमी बैठ कर के स कुर्सी पे बैठेगा और कहेगा कि बीजेपी को संघ की आवश्यकता नहीं है, वो भी बीजेपी का अध्यक्ष, तो लड़के नाराज़ होंगे। फिर जब आप कहेंगे बीजेपी डज़ नॉट सब्सक्राइब भगवा, तो फिर और दिक्कत होगा। खैर, अब वो बातें पुरानी हो गई है, बीजेपी उससे कम से कम आगे बढ़ चुकी है और बिहार बीजेपी इस वक़्त यूनिट में भी जो स्प्लिट है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, 4-5 खाने हैं वहाँ भी। सबकी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं को मोदी जी ने फिलहाल समेट रखा है। क्योंकि उनके पास अपना कोई ऑरा नहीं है, अपना कोई करिश्मा नहीं है। जीतना है आपको, जैसा भी होना है, वो मोदी जी के नाम पे होना है। उन्होंने इनफैक्ट अलायंस को भी एक पेज पे लाके रखा है। बड़ा अलायंस है, सबको सीटों की दिक्कत हो सकती है, लेकिन सबको मोदी जी पे विश्वास है। बोला कोई बात नहीं, जितना मिलेगा उतना कर लेंगे, कम से कम मोदी जी जिताएँगे ना, हमको विधायक बनाएँगे ना। तो ये बड़ी बात है और बिहार चुनाव में इसीलिए कांग्रेस और राजद में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई, जबकि इनके बीच ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। बिहार में महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी क्या माँग रहे हैं, कांग्रेस कितना माँग रही है, लेफ्ट कितना माँग रही है और इन सब के बीच में लालू प्रसाद यादव के हालात ठीक नहीं है। ये न्यूज़ छुपाई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव जी वो सत्तू खाते हुए न्यूज़ में दिखाया जा रहा है स्वस्थ है। लिटरली अब वो भी किसी को बहुत अच्छे से नहीं पहचान पा रहे। उनकी भी तबीयत खराब। वो बस इस चुनाव तक उनको खींचा जा रहा है कि यही अंतिम अवसर है। क्योंकि फूट पड़ना तो तय है। पार्टी में तो राजद में भी समस्या है। वहाँ भी पावर सेंटर जन्म ले चुके हैं और एक पावर सेंटर ने तेज प्रताप यादव को लिटरली हटा भी लिया। कम से कम सीट बँटता उसके नाम पे 5 सीट भी मान लीजिए मिलता है कि ठीक है तेज प्रताप यादव तुम्हारे कोटे में 5 सीट। एक तुम्हारा 4 लोगों को तुम टिकट दिलवा सकते हो। 4 सीट का तो पैसा मिलता सर, मिलता ना? बताइए। सब कोई जानता है कि टिकट बँटता कैसे है इन सब पार्टियों में, पैसा दे के ही खरीदा जाता है। तो पावर सेंटर वहाँ भी है। जी। लेकिन इस सब में आप जो है वो योगी जी की तारीफ कर लिए, अमित शाह की तारीफ कर लिए, लेकिन असली काम तो उधर हो रहा है उत्तर पूर्व में, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैंने हेमंता जी के ऊपर ऑलरेडी 2 दिन क्योंकि पिछले मैंने 3 ये कहा था कि भाई इस समय मोदी जी इस स्थिति में हैं कि वो किसी की भी बैंड बजा सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हेमंता के माध्यम से वो यूनुस की बैंड तो पूरी तरह से बजाने में लगे हुए। एकदम, एकदम खुला खेल चल रहा है सर, खुला खेल चल रहा है। अभी त्रिपुरा में त्रिपुरा के महाराज ने कह दिया था कुछ दिन पहले सर कि यार हमारे पास कैसा मेरा स्टेट है, बीच नहीं है। बीच सामने दिखता है लेकिन बीच है नहीं मेरे पास। बीच होना चाहिए त्रिपुरा वालों के लिए। अब मैंने कहा 40 किलोमीटर ही तो है, नहीं 40 नहीं, हाँ, 23 किलोमीटर है। 23 किलोमीटर है। हुँ, अब बताइए महाराज जी कह रहे तो अब राजा साहब खुद कह रहे हैं कि बीच चाहिए, तो हुँ, पीएम काहे के लिए इनकार करने जाएँ? समय का इंतज़ार हो रहा है, मिल जाएगा राजा साहब को बीच। बीच ही चाहिए ना, बीच का बीच के इंतज़ाम हो रहा है। बीच से बीच का निकाल के बीच ले आओ। हाँ, बीच से निकाल के वो हो जाएगा। वही अभी कुछ कुछ दिन पहले अ, हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि हमारे पास कहते हैं कि चिकन कॉरिडोर है। अरे तुम्हारे पास 2-2 चिकन कॉरिडोर है, तुम हमको सिखाओगे? चिकन नेक हाँ, हाँ, चिकन नेक तो तुम हमको बताओगे चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें और हेमंत बिश्व शर्मा बहुत अग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं।
और किसी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। गौरव गोगोई के ऊपर जांच बिठाया है। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले कहा कि भाई 30,000 अवैध प्रवासी डिसअपियर हो गए। अरे डिसअपियर क्या होता है यार? तो बांग्लादेश में होते या असम में होते, बीच समंदर में डूब गए क्या? वो जो एक ही नदी है ना, कहाँ? ऐसे कैसे डिसअपियर हो गए? शेल्टर कुछ मीडिया एजेंसी बैन कर दी गई है सर एक एरिया में, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। न्यूज लॉन्ड्री वाले सब रो रहे हैं, बोले कि हमको असम का हकीकत नहीं दिखाने दिया जा रहा है। भाई उसका भी चुनाव है 2021 में ही है, बंगाल के साथ ही है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बात भी समझना पड़ेगा। 30,000 डिसअपियर हो गए। ये स्वयं हेमंत विश्व शर्मा का स्टेटमेंट है, हमारा थोड़ी ना है। वो गायब हो गए। अब अवैध लोग थे सर, आए थे अवैध ढंग से चले गए, इसमें क्या है? अच्छा। क्या है, डेमोग्राफी बराबर करनी है, डेमोग्राफी ठीक करना है, तभी होगा ना चुनाव। ऐसे चले जाएंगे चुनाव में? चुनाव है, और जिस प्रकार से खुल करके वो जो गौरव गोगोई है, जिन लोगों के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है, तो अपोजिट में एकदम खुल के ये भी बोला कि हमारे मंदिर पे फेंका तुम लोगों ने ये सब चीज, तो हम सुअर का मांस फेंकवाएंगे, हम बता रहे हैं। अब खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा मैंने ब्लंट स्टेटमेंट नहीं सुना राजनीतिक तौर पे शूट अभी एट तक। साइट भूल गए आप? हैं? नहीं, वो शूट एट तो साइट। था ही, वो तो था ही। ये सब बहुत क्लियर पिक्चर जो है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं कि वो तो था सर। लेकिन जिस प्रकार से ये कहना कि मोदी शाह कुछ नहीं कर रहे, नहीं, मोदी शाह ही तो करा रहे हैं। ये साफ दिखता है इस वक्त मोदी जी क्या चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि भाई आप लोग राज्यों में एकदम स्पष्ट राजनीति रखो। आप कह रहे हैं कि सर यूपी बिहार, गुजरात में देखिए सर, यूपी मॉडल को टेंशन हो गया है कि बोला इतना बुलडोजर तो यार हम भी नहीं चलाए थे यार, ये तो रोज चलाया जा रहा है। और लिटरली पिछले 15 दिन से प्रतिदिन बुलडोजर चल रहा है। तो गुजरात मॉडल की भी बात होनी चाहिए, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा है। कहां से देगा? सब कोई जानता है कि कौन कहां किसके आदेश पे हो रहा है। आई बिलीव कि बिहार के लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि भाई यहाँ भी बुलडोजर एक्शन की बहुत आवश्यकता है, तो राजद से तो होगा नहीं। इतना पावरफुल होते हुए ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय लेने के पहले जातीय जनगणना का फुर्रा काहे फेंक दिए? देखिए, बीइंग अ बिहारी एक बात बोलता हूँ सर, जातीय जनगणना का जब तुर्रा बिहार में भी आया था ना, हमें डर लगा। लेकिन जातीय जनगणना के बाद एक चीज राजद से हमेशा छिन गई कि हम जातीय जनगणना के नाम पे ये करेंगे, वो करेंगे। ये बहुत आवश्यक है कि हो जाए सर, क्योंकि विपक्ष के पास जब तक वो मुद्दा रहेगा ना, वो दिन रात कहेगा जातीय जनगणना। अच्छा है ये डर सर से गुजर जाए, हम बता रहे हैं। और भाजपा जब कराएगी ना, तो ओवरऑल स्टेट का निकलेगा। तो जब ओवरऑल पॉपुलेशन निकलेगा ना, तब लोगों को पता चल जाएगा कि किसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि भाजपा कराए। अगर कांग्रेस कराती तो भारी दिक्कत होता। वैसे कांग्रेस ने कर्नाटका में कराया था, अब वो कह रही है कर्नाटका में तो वो कह रहे हैं कि नहीं दोबारा कराएंगे। तो ये दोबारा कराने की क्या जरूरत है? पहले जो है आपको जो ये आपको फेवरेबल आंकड़े चाहिए वो पहले फिक्स कर लो, और उसके बाद फिर उसको भेज नहीं, के नहीं, लोगों को दोबारा उसको। कराओगे बात ठीक है। मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि तब तुम जनसंख्या जो है जनगणना घोटाला भी किए तुम। ये करोड़ों रुपया तुम्हारा लगा, तुम्हारा सर्वे गलत, कमरे में बैठ के करा रहे थे सर्वे। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? ऐसे कैसे? आप ही के नेतृत्व में हुआ, आप ही की सरकार थी, बीजेपी तो करा ही नहीं, और आप ही कह रहे हैं। मतलब आपने करोड़ों रुपए जनगणना के लिए खा लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस चाहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो एक ग्लोबल पूरे भारत में जनसंख्या जातिगत जनगणना कराने के बहाने जो पैसा खर्चा होगा दबा लेंगे। पैसे कम हो गया है, सत्ता में नहीं है तो पैसा तो कम हो ही गया होगा। तो हो सकता है अभी देखिए बघेल साहब कैसे फंस गए। वो एक सट्टा ऐप वाले इसमें केस में फंसे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को दुख है कि उनको पैसा नहीं मिला। तो आप मान रहे हैं ना कि भाई घोटाला किए। ये इंपॉर्टेंट है।
तो मतलब इस समय आप ये मानते हैं कि मोदी जी की बल्ले-बल्ले है पूरी तरह से? मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी का होना इस देश के लिए फ़िलहाल और बिहार के लिए कितना आवश्यक है, वो मैं ये देख रहा हूँ। तो और ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2.0 होना चाहिए? नहीं, वो तो अटल है, वो तो अटल है, वो तो हो के रहेगा सर। वो दिख रहा है कि हो के रहेगा। कल बिलावल भुट्टो ने फ्रस्ट्रेशन में आके बोला कि 6 नदियों का पानी नहीं छोड़ा तो हम अटैक कर देंगे। हाँ, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं, इसीलिए तो बंद किया है कि आप अटैक करें। तो बिल्कुल। जिन और देखिए असीम मुनीर के वो फ़ोन हम कॉल तो वाला कहते हैं कि डिटेल आप जब बाहर बिहार में निकला शुरू कर मैं दीजिए कि साहब सिंधु नदी का पानी बिहार में भी आएगा, बोल दीजिए। हम तो चाह रहे हैं भाई कि भाई बिहार तक पहुँचाया जाए, सारी पानी को कैनाल सिस्टम से बदल दिया जाए। पानी की भारत में कमी है, हम पानी काहे दें दुश्मन देश को, हाँ, बात तो आपने सही है। कहा ये मगध में आपके यहाँ भारी कमी है पानी की, बहुत सारा बहुत पानी पानी नॉर्थ एकदम बिहार में। पानी ही नहीं है सर एकदम, हम तो प्यासे मर रहे हैं, हम तो 3 दिन से खुद बिसलेरी पे जिंदा है। बिसलेरी ही पे क्यों जिंदा है? कोक पीजिए, कोक पीजिए। नहीं, हम दरअसल हम कोल्ड ड्रिंक के विरोधी आदमी है ना, इसलिए कोक नहीं पी रहे हैं। अच्छा, अरे मतलब वही कह लीजिए लस्सी पे, चाय पी के किसी तरह से हम जिंदा हैं, यही सब जी के मतलब डाइट के नाम पे यही चल रहा है, लिक्विड डाइट के नाम पे। जूस पी के जिंदा है, ऐसे समझ लीजिए, इसी पे जिंदा है, पानी की भारी कमी है। तात्पर्य ये है बहुत सर भारी कि दिख रही है, अभी ट्रम्प दिख ने रही जो है। बुलवाया था इसी चीज़ के लिए कि एक बार इस पे भी सिंधु नदी-वदी पे थोड़ा समझौता करवाएँ। बोला मोदी टाइम का है भाई, हमको बिहार जाना है, फिर इस सब के बाद क्रोएशिया भी ये सब देखना है। बहुत मेरे पास एकदम बहुत भयंकर बिज़ी टाइप्स का शेड्यूल है मेरा। तुमसे मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, देखेंगे। बेचारा सिंधु नदी ट्रम्प, पे कोई समझौता नहीं जो और देखिए बहुत ट्रम्प को पता नहीं चला किससे उलझ लिया वो। ये गलती कई लोगों से हुई है सर। सिर्फ मैं ये कहता हूँ नेता से नहीं हुई है, ये पत्रकारों से हुई है। 2000 एक एक ही आदमी से नहीं हुई है, उसका नाम है राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी से कभी नहीं हुई, ये वो मानता है। एक पत्रकार हुँ, थे इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने 2004 में आर्टिकल लिखा। क्योंकि राहुल एंड गांधी को सही गलत का पता नहीं चलता इसलिए नहीं हुई उससे गलती। नहीं वरना सर एक वरना वो तो पहला आदमी था जो वाक़ई गले पड़ा था जाके। आज तक हिस्ट्री में किसी ने गले इस तरह से। देखिए क्या है कि एक बुद्धिमान ने एक बड़ी अच्छी कहावत कही है, मैं आपके दर्शकों को टाइम लेके सुना देता हूँ। एक बार एक संत और उनके शिष्य नदी किनारे जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि आप संत ने कहा अपने शिष्य से कि देखो अगर किसी स्त्री को नहला नहाते हुए देख लेना तो आँखें फेर लेना और साथ में नहीं मतलब प्रणाम कर लेना भगवान को। उन्होंने बोला ठीक है। अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ नदी के किनारे गए तो एक स्त्री डूब रही थी। शिष्य जंप किया, उसको कंधे पे उठाया और बचा करके किनारे लेके आया और गुरु के साथ चल दिया। शाम को गुरु ने कहा कि स्त्री अर्धनग्न अवस्था में थी, आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए था, कंधे पे नहीं बिठाना चाहिए था। शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैंने कहा, मैंने तो दोपहर में ही उसको कंधे पे से उतार दिया। कंधे पर तो अब तक आप उठाए घूम रहे हैं। तो तो मोदी की एक विरोध का स्वर जो है ना कंधे पे बहुत लोग बहुत दिनों से उठाए घूम रहे हैं। भारत की जनता ने कब का उतार रखा है। चलिए ये समझते हैं यही इसी कहानी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आजकल लोग विरोध कर रहे जय, हैं इसका, जय। इसलिए नहीं, जोर से। विरोध कर रहे हैं। अब तो 2 बार बोलेंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम।